मैं मोहम्मद खान आप सबका स्वागत करता हूं और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल वीडियोस हाई स्कूल के हिस्ट्री के और ज्योग्राफी एंड सिविक्स के सिलेबस के लिए। पहला चैप्टर जिसको हम रिवीजन करेंगे दैट इज द नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, कैसे नेशनलिज्म का राइज हुआ यूरोप में, किस तरह से चीजें धीरे धीरे डेवलप हुई, और इसका रिवीजन हम बहुत ही प्रिसाइज मोड में करेंगे क्योंकि रिवीजन हमेशा कम से कम फैक्ट्स को लेते हुए ज्यादा से ज्यादा उसको हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं इसके बारे में होता है। अगर हम बहुत ज्यादा फैक्ट्स लर्न करना स्टार्ट कर देंगे तो रिवीजन टफ हो जाएगा, हमें और भी सब्जेक्ट्स देखने होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेडरिक सेरियल की, जिसकी एक पिक्चर आपको आपके फर्स्ट पेज पर ही मिल जाएगी जैसे ही आप बुक ओपन करते हैं। और इन्होंने जो कि एक फ्रेंच पेंटर हुआ करते थे, एक इमेजिनेशन करी। ये इमेजिनेशन थी एक नेशन स्टेट की। इन्होंने सोचा कि सारे के सारे यूरोप में नेशन स्टेट्स फॉर्म होंगे, वन बाय वन सारे के सारे नेशंस या सारे के सारे लोग नेशन स्टेट की तरफ आ जाएंगे। जितने भी जगहों पे मोनार्की एस्टैब्लिश है वो सारे की सारी फिनिश हो जाएगी। और इनकी ये पिक्चर इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट करती है। अगर आप उस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें कुछ ताज हैं, कुछ राजा के पहनने वाले कवच, कुछ कपड़े जो कि आगे ही पड़े हुए हैं, जो कि दिखाता है कि लोगों ने द सिस्टम ऑफ मोनार्की को उतार फेंका है। यू कैन ऑल्सो सी अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसके पास एक टॉर्च है जो कि दिखाती है क्रांति और स्वतंत्रता को, और उसके पास है चार्टर ऑफ मैन्स राइट, यानी सबको अधिकार दिए जाएंगे। क्या था ये सिस्टम, क्या है नेशन और क्या थी मोनार्की? दोस्तों, मोनार्की का जो सिस्टम था ये काम करता था देवत्व के सिद्धांत पे, या इस सिद्धांत पे कि राजा प्रतिनिधि है ईश्वर का पृथ्वी पर, और इस अधिकार से वो लोगों पे राज किया करते थे। इस राज को स्टैब्लिश करने के पीछे या उनके राज्य को वैलिडेट करने के पीछे होती थी क्लर्जी, यानी धर्मगुरु, जो कि बताते थे कि हाँ, इस ही व्यक्ति को ईश्वर द्वारा चुना गया है आप पर राज करने के लिए। इस पूरे के पूरे सिस्टम को फॉलो करते हुए वो काफी दिनों तक राज करते रहते थे। कभी कभी कोई मोनार्क बहुत अच्छा होता था, पर हमेशा इसकी संभावना बनी रहती थी कि यदि कोई मोनार्क इस काबिल नहीं है कि वो राजा बन सके तो पूरे के पूरे स्टेट को सफर करना पड़ेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत ही अहम पॉइंट ऑफ टर्न है, आप कह सकते हैं, जहां से पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री एक नए युग में जाना स्टार्ट करती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान नेशन वर्ड का जन्म होता है, या नेशन का एक फिनोमेना या नेशन का एक कॉन्सेप्ट आप देखते हैं कि आता है। और ये नेशन है क्या? ये नेशन है लोग, सिटीजन, जो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को लेके कंबाइन हो गए हैं, क्योंकि इन सब के प्रॉफिट, इन सब के बेनिफिट्स कंबाइन है, इन सब के इंटरेस्ट कंबाइन है, और इस वजह से वो एक साथ खड़े दिखते हैं आपको। ठीक है, तो ये जो सिटीजन्स हैं ये मिलकर नेशन स्टेट बनाने के लिए या सिटीजन स्टेट बनाने के लिए डिमांड करते हैं, और वो चाहते हैं कि राजा की शक्तियां कम कर दी जाएं और लोगों को ज्यादा ताकत दी जाए। क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रेंच सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी, नोबिलिटी, क्लर्जी और द थर्ड स्टेट। द थर्ड स्टेट जिसको सबसे कम रिप्रेजेंटेशन मिलता था और जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते थे, क्योंकि नोबिलिटी और क्लर्जी को टैक्स पे नहीं करने होते थे। 1789 के ईयर में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है फ्रांस में, और इस रेवोल्यूशन के साथ कुछ इसके इफेक्ट्स भी सामने आते हैं, और ये इफेक्ट्स आगे चल के पूरे यूरोप को और उसके बाद पूरे के पूरे विश्व को परिवर्तित करने वाले थे। सबसे पहला जो अंतर या जो डिफरेंस सोसाइटी में आता है कि जैसे ही ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्टली ही सक्सेसफुल होता है तो मोनार्की की सारी पावर्स ट्रांसफर हो जाती हैं, और ये पावर मिल जाती हैं हमारे सिटीजन्स को। अब सिटीजन का कॉन्सेप्ट क्या है? सिटीजन का कॉन्सेप्ट ये है कि सिटीजन्स जो हैं दे आर दी
पीपल दोज हु आर लिविंग इन अ कंट्री, और उनके पास कुछ सर्टेन राइट्स भी हैं, ठीक है। मोनार्की में सिटीजन्स नहीं होते हैं। जब मोनार्की की हम बात करते हैं तो वहां पे पीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं किंग के, यानी किंग के दया भाव पे है वो, किंग जो उनको प्रदान कर देगा वो उनको मिल जाएगा, दैट इज देयर पावर ओनली, ठीक है। पर सिटीजन्स के पास कुछ सर्टेन पावर्स होती हैं। याद है हमने क्या कहा था कि पिक्चर में द लेडी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उनके पास एक सिटीजन चार्टर था, एक चार्टर था जिसपे सिटीजन्स के राइट्स लिखे हुए थे, ठीक है। यानी सिटीजन्स को, लोगों को कुछ सर्टेन राइट्स अवेलेबल कराएगा स्टेट अपनी तरफ से, ठीक। नेक्स्ट, अब एक शासन चेंज हुआ है तो जाहिर सी बात है हम झंडा भी चेंज करेंगे। जैसे कोई देश किसी देश को जीत लेता है तो वहां पे वो अपना फ्लैग लगा देता है, पुराने फ्लैग को हटा दिया जाता है। उसी प्रकार से बर्बन डायनेस्टी के फ्लैग को हटाकर लोगों ने लगा दिया नया ट्राई कलर, और ये ट्राई कलर था ब्लू, व्हाइट और रेड कलर में। और इंडिया की तरह इसका पार्टीशन हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल हुआ करता है, ओके। यानी वर्टिकल लाइंस पार्ट करती हैं तीन अलग कलर्स को, दैट इज ब्लू, व्हाइट एंड रेड। नेक्स्ट, if we are going to form a nation, we need a national language also. तो फ्रेंच लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया गया नेशनल लैंग्वेज, यानी फ्रेंच जो हो गई थी वो पूरे के पूरे फ्रांस के लिए एक नेशनल लैंग्वेज बन गई थी। ऐसा इसलिए ताकि लोग यूनाइट हो सके। नेशन कमांड करता है यूनिटी को, और वो यूनिटी आती है या तो शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड लैंग्वेज, ठीक है, और शेयर्ड रीजन के आधार पर। न्यू नेशनल एंथम एंड ओथ्स वर टेकन, ठीक है। फ्रांस के लोगों के लिए एक नया नेशनल एंथम बनाया गया, और इस नए नेशनल एंथम से लोगों में देशभक्ति की नई भावना को जागृत करने की कोशिश की गई। लोगों ने देशभक्ति की नई कस्में खाई कि अब हमारा देश आजाद हो गया है, अब हमारे हाथ में पावर है, और ये सारी शक्तियां हमें मिली हैं एकजुट हो जाने से। इस वजह से लोगों ने नई कस्में खाना, नई शपथ लेना, नए ओथ्स लेना स्टार्ट किया, जो कि पुरानी ओथ जो कि वो मोनार्की के लिए लिया करते थे उससे बिल्कुल अलग हुआ करती थी। नेक्स्ट, स्टेट जर्नल के इलेक्शंस हुए, दोबारा स्टेट जर्नल के इलेक्शंस को कंडक्ट कराया गया, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया। अब हमें यहाँ इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि अभी भी फ्रांस में महिलाओं को और उन लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। ये वोटिंग राइट्स सिर्फ उनको अवेलेबल थे जिनके पास कोई प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ठीक है। तो इन लोगों ने इलेक्ट किया नया स्टेट जर्नल, और उस स्टेट जर्नल का नाम भी चेंज किया गया, और स्टेट जर्नल को ही अब कहा जाने लगा नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का काम था नया कॉन्स्टिट्यूशन गढ़ना, जिसमें नई शक्तियां या कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाएं फॉर द सिटीजन्स ऑफ द फ्रांस। नाउ, अब अगर पूरा देश एक हो गया है और तो देश के अंदर नया सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स होना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने क्या किया कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स उसको उन्होंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो नया सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स है, ये क्यों जरूरी हो जाता है? ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये पूरा देश, लोग जब आपस में व्यापार करेंगे तो उनके पास कुछ ऐसे मानक समान रूप में होने चाहिए जिनके आधार पे वो चीजों का वेट कर सकें, चीजों को मेजर कर सकें, जिससे कि उनके लिए व्यापार करना आसान हो जाए। अबॉलिश किया गया सिस्टम टैक्सेशन ऑफ इंटरनल कस्टम एंड ड्यूटीज का, ठीक है। एक ही देश में अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो इंटरनल ड्यूटीज और कस्टम्स लगते थे, और इसकी वजह से व्यापार कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है। तो इस चीज को एबॉलिश कर दिया गया, इस चीज को खत्म कर दिया गया, इसका एबॉलिशमेंट हो गया। फिर फर्दर हम क्या देखते हैं कि जो फ्रेंच आर्मी है, फ्रेंच आर्मी ने क्या किया, इस आइडिया को पूरे के पूरे यूरोप में फैलाना स्टार्ट किया, ठीक है।
क्योंकि फ्रांस जो है वो लगातार एक्सपेडिशंस कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह इनकी आर्मी लड़ने जा रही थी। तो आसपास के इलाकों में जहां जहां भी फ्रेंच सोल्जर्स जा रहे थे वो इस चीज को बता रहे थे कि हमारा भविष्य तभी सुरक्षित है जब हम इन राजाओं को, इन मोनार्क्स को गद्दी से उतार फेंके और सत्ता लोगों के प्रतिनिधियों के हाथ में आ जाए, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बन जाए लोगों की, और वो बाध्य होगी लोगों के बारे में सोचने के लिए। उनकी मजबूरी होगी कि वो लोगों के लिए सोचें क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। ठीक है, तो इस आइडिया को स्प्रेड किया पूरे के पूरे यूरोप में सोल्जर्स ने। तो अभी तक सारी चीजें ठीक चल रही होती थी। ठीक है, फ्रांस में दो बीच बीच में कुछ डिक्टेटर्स भी आने लगे, चीजें बिगड़ी भी पर ऑलमोस्ट ठीक चल रही थी। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन का अंत होता है 1799 में with the introduction of a very important character in the world history। दुनिया की हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्तियों में से एक नेपोलियन बोनापार्ट, एक इंसान जो बिल्कुल निम्न स्तर पे है, एक सोल्जर है। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कैसे फ्रेंच आर्मी का जनरल बनता है और जनरल बनने के बाद कैसे वो सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है, ये बड़ी ही फैसिनेटिंग स्टोरी है। इसको कभी और डिस्कस करेंगे। बट अभी नेपोलियन ने जो काम किए, जिसने कोर्स ऑफ हिस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर दिया, उसमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिविल कोड। आज से पहले, यानी इस टाइम से पहले, फ्रॉम 1804, ठीक है, फ्रॉम 1804, इस ईयर से पहले दुनिया में जो भी कानून बने, जो भी लॉ बना बच्चों, ये हमेशा धर्म के आधार पर बना। यानी रिलीजियस लॉ जो था उसी के आधार पे सिविल कोड्स को डिफाइन किया गया, उसी के आधार पे सिविल सोसाइटी के फैसले किए गए। फॉर द फर्स्ट टाइम नेपोलियन ने कुछ सिंपल कोड इंट्रोड्यूस किए जो सबके लिए बराबर थे और इनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं था। यानी ये सिविल कोड सीधे सीधे स्टेट इंट्रोड्यूस कर रहा था और इसने पूरी दुनिया को परिवर्तित करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हम देखते हैं कि जो भी सेकुलर कंट्रीज हैं, सारी की सारी सेकुलर कंट्रीज में एक सिविल कोड होता है, कुछ लॉ होते हैं जो कि सबको मानने होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस धर्म से रिलेट करते हैं या फिर वो किस लैंग्वेज को बोल रहे हैं, किस रीजन में रह रहे हैं, उनके लिए वो कानून सेम होते हैं। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस इंट्रोडक्शन में क्या चीजें जो थी वो अच्छी थी और क्या इसके ड्रॉबैक्स थे। तो पहली चीज जो इन्होंने करी वो बहुत अच्छी थी कि इन्होंने सबको इक्वल कर दिया बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति जो भी है उसको जन्म के आधार पर किसी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हर व्यक्ति कानून के सामने समान है, उसके साथ एक तरह का ही व्यवहार किया जाएगा, भले वो किसी गरीब परिवार से आ रहा हो या वो किसी एरिस्टोक्रेट के यहाँ पैदा हुआ हो, उनके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा बिफोर द लॉ। देन द राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राइट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं फ्रांस में, ठीक है, तो पहले उसमें पूरा अधिकार आपका नहीं होता था, क्योंकि उससे पहले एक सिस्टम होता था जिसे हम कहते हैं फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि बड़ी प्रॉपर्टीज फ्यूडल लॉर्ड्स के पास होती थी, उनके बिहाफ पे कुछ पीजेंट्स जो थे वो वहां पे काम करते थे, उन्हें बहुत कम अमाउंट पे किया जाता था और सारा का सारा उसका जो प्रॉफिट था वो मिल जाता था सीधे उस फ्यूडल लॉर्ड को। ठीक, अब ये सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म या फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह से एबॉलिश करते हुए राइट टू प्रॉपर्टी दे दी नेपोलियन ने लोगों को कि वो अपनी प्रॉपर्टीज परचेज करके उन पर कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो वो उनके अधिकार में है कि वो उसको किस कीमत पर बेच के कितना प्रॉफिट खुद लेना चाहे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। नेपोलियन ने इसके लिए बहुत अहम कदम उठाए और डेवलपमेंट इंश्योर किया विद इन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, especially about transport and communication. Then guild restrictions were removed. अब ये guild क्या होता है? Guild actually groups होते हैं merchant के जो कि they are having some benefit, उनका अपना खुद की कुछ benefits हैं जो सबके लिए same हैं और वो समान benefit के आधार पे, समान profit के आधार पे एक ग्रुप बना लेते हैं और इन्हीं इंटरेस्ट को गवर्नमेंट से मांगने के लिए या अपनी मांग को और अच्छी तरीके से रखने के लिए ये समूह काम करते हैं जिन्हें हम कहते हैं गिल्ड्स। तो पहले गिल्ड्स रिस्ट्रिक्टेड थे, गिल्ड्स नहीं बनाए जा सकते थे, पर इस रिस्ट्रिक्शन को लिफ्ट कर लिया नेपोलियन ने कि लोग अपने समूह बना सकते हैं इस तरह के, और अगर उन्हें लगता है कि किसी चीज की मांग करना जरूरी है तो वो मांग वो गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। तो ये तो अच्छे काम थे जिसकी वजह से नेपोलियन ऑलमोस्ट एक हीरो बन गया, उसको लोग देवता की तरह ट्रीट करते थे। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नेपोलियन ने जैसे जैसे पावर गेन करी उसने डेमोक्रेटिक सिस्टम को किल करना स्टार्ट किया और अल्टीमेटली उसने डेमोक्रेसी को किल करके एक बार फिर मोनार्की एस्टैब्लिश करने की कोशिश की और खुद को एज अ मोनार्क एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। ठीक है, और यहां से आते हैं ड्रॉबैक्स जो कि आए विद द पीरियड ऑफ नेपोलियन। पहला क्या था? लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई नामो निशान नहीं छोड़ा उसने। जो कुछ पॉलिटिकल पावर थी वो सारी की सारी नेपोलियन ने अपने हाथों में ही ले ली, यानी सारी पावर सेंट्रलाइज हो गई नेपोलियन के पास। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन पूरी तरह से खत्म और ये बनाता है नेपोलियन को एक ऑटोक्रेट या डिक्टेटर। ठीक है, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया और ये इसलिए किया क्योंकि लगातार जंग हो रही थी और उसके लिए चाहिए थे बहुत सारे पैसे, और वो पैसे किससे लेगा? जनता से। तो टैक्स इंक्रीज किया और टैक्सेशन के इंक्रीज होने की वजह से लोग गुस्सा हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज आती है सेंसरशिप। कोई भी चीज आप नेपोलियन के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लिख सकते हो। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंसरशिप स्टैब्लिश करी उसने फ्रांस में, जिसकी वजह से लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ, लोग बोल नहीं सकते थे उसके खिलाफ। देन सबसे ज्यादा जो परेशानी का सबब बना लोगों के लिए, इट वाज द फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल इन आर्मी। ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट, आप चाहें ना चाहें आपको आर्मी में आना ही था, फ्रांस के लिए लड़ना ही था, और इस वजह से धीरे धीरे हीरो की इमेज से नेपोलियन एक विलन की इमेज की तरफ चलता चला गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि 1815 में जाके नेपोलियन का अंत होता है और उसके बाद कुछ और एडवांसमेंट्स होती हैं जो फर्दर यूरोप को लेके जाता है नेशनलिज्म की तरफ। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन द सेकंड पार्ट वी विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।